तो आज के आपके करंट अफेयर्स 4 अगस्त 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है हेल फायर मिसाइल के बारे में। हेल फायर या जिसका नाम है हेल फायर R9X मिसाइल, ये आपकी अमेरिका की मिसाइल है, जिसे अभी आपने सुना होगा। अमेरिका ने अलकायदा के जो टॉप लीडर अयमान अयमान अल जवारी को इसी से मारा है। ये हेल फायर क्यों इतनी ज्यादा न्यूज में है? क्योंकि देखो ये बाकी मिसाइल से ना बहुत अलग है। ये एक्चुअली इस मिसाइल को किसी भी वॉर हेड से लेस नहीं किया हुआ। वॉर हेड क्या होता है? हर मिसाइल का जो फ्रंट एंड होता है ना, वो मिसाइल का फ्रंट एंड आपका हमेशा बॉम्ब होता है, ताकि वो जहां पे भी जाए बाकी सारा इंजन होता है वो ब्लास्ट ऑफ हुआ और फाइनली ये चीज ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है। पर जो ये हेलफायर मिसाइल है, ये अमेरिका ने इस तरीके से बनाई है कि आसपास के लोगों की जान ना जाए, ताकि जो सिविलियंस हैं उनकी जान ना जाए। जिस पर्सन को मारना चाहते हैं सिर्फ उसे मार दें। तो इस मिसाइल के साथ उन्होंने किया क्या है, ये जो मिसाइल है ना, इसके आसपास 6 ब्लेड्स लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। ये ब्लेड क्या करेंगे, जो भी पर्सन जिसे मारना है उस पर्सन के अंदर जाके ये ब्लेड बजेंगे, तो एक्चुअली उस पर्सन को काट के रख देते हैं ब्लेड। ठीक है। तो मिसाइल एक तरह से ये मान लो कि उड़ते हुए चाकू हैं ये। तो जिस भी पर्सन को मारना है ये इसी तरीके से। ये बेसिकली आपके बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तब बनानी शुरू की गई थी, ताकि जो सिविलियन डेथ्स होती थी, क्योंकि अगर बॉम्ब ब्लास्ट होगा आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं सब मारे जाएंगे। ये हेलफायर मिसाइल इस प्रिसीजन से बनाई गई है कि जो पर्सन को टारगेट करना है ना, जैसे ये घर है, घर के अंदर पहले लोकेट किया जाता है रडार्स के थ्रू कि कौन सा बंदा कहाँ घूम रहा है। फिर जब कंफर्म्ड होता है किसी खिड़की से कुछ भी कि इस पर्सन को मान रहे हैं, तो वेब इसी के ऊपर जाके आपकी मिसाइल इस पॉइंट पे गिरी जाती है। इसके जो ब्लेड्स हैं वो इतने शार्प हैं कि वो किसी भी कंक्रीट या ऐसी दीवारों के थ्रू भी उसे तोड़ के चले जाते हैं, और उसके बाद जिस पर्सन की अटैक करना होता है उसके ऊपर जाके ही ये मिसाइल गिरती है। ठीक है। ऑलमोस्ट 4.5 फीट लंबी ये मिसाइल है और इसका 50 किलो से ज्यादा वजन नहीं होता। ये 7.5 माइल दूर से फायर की जा सकती है और बिल्कुल प्रिसीजन से ये फायर होती है। ये अपने ट्रैवल के लिए लेजर टेक्नोलॉजी के कहाँ गिरना है, लेजर टारगेटिंग भी यूज होती है और मिलीमीटर वेव्स भी यूज होती हैं। ये मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी, कभी अपने आप को पेपर में ना आपको यही क्वेश्चन आ सकता है, मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है। तो इस मिसाइल से जो हमारे पेपर के लिए अगली काम की चीज है वो ये आ जाती है। देखो मिलीमीटर वेव्स एक तरह से एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। जैसे जो अब हम 5G के अंदर वेव्स यूज करने वाले हैं, देखो जो स्पेक्ट्रम होता है ना, अभी आपको पता ही होगा स्पेक्ट्रम की सेल होके हटी है। स्पेक्ट्रम इस तरीके से होता है कि जो छोटे वाले स्पेक्ट्रम है ना आपके 400 मेगा हर्ट्स 500 मेगा हर्ट्स, ये जो स्पेक्ट्रम्स हैं ये दूर तक तो बहुत जाते हैं, बहुत बड़ी रेंज होती है इनकी, पर इनकी क्लैरिटी और इनकी ट्रैवलिंग स्पीड बहुत कम होती है। जितनी ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे जाओगे, जैसे 5 गीगाहर्ट्ज, ये आजकल आपके अब जो मॉडर्न वाईफाई मॉडेम्स है ना उनके अंदर 5 गीगाहर्ट्ज यूज हो रहा होता है। ये आपके वन ऑफ द फास्टेस्ट वाईफाई सिग्नल्स देते हैं। और क्योंकि वाईफाई जैसे आपको पता ही है सिर्फ एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही काम करता है, वो आपकी एक्चुअली मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। मिलीमीटर वेव अपने आप में जैसे नाम है, बाकी सारी वेव्स आपकी सेंटीमीटर में ट्रैवल करती हैं। ठीक है। बाकी सारी वेव्स जो होती हैं वो सेंटीमीटर में ट्रैवल करते हैं, मिलीमीटर नाम ही इसका है। इसकी वेव्स एक दूसरे से मिलीमीटर के डिस्टेंस में ट्रैवल करती है। ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर है, मतलब वेव लेंथ में, डिस्टेंस नहीं, वेव लेंथ में ट्रैवल करती है। क्लियर है। तो अभी प्रेजेंटली ये आपकी कुछ रेडार और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, पर अब धीरे धीरे मोबाइल टेक्नोलॉजी की तरफ भी इसे लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये एक फ्यूचर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। और क्योंकि ये फ्यूचर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये पेपर में इसके क्वेश्चन बनने की उतने ज्यादा आसार बन जाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट है मिनरल एक्सप्लोरेशन इन फॉरेस्ट एरिया टू गेट इजियर। अब ये करंट अफेयर क्या है कि बेसिकली आपका गवर्नमेंट ना 2 एक्ट्स को मॉडिफाई करने लगी है। अभी पार्लियामेंट का आपका सेशन चल रहा है इस टाइम पे। एक माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का, और इसके साथ साथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का। ठीक है। मेन अमेंडमेंट इसी के अंदर हो रही है, इसके अंदर बस रूल इंसर्ट कर दिया जाएगा
अभी इसके अंदर आपके एक रोकने वाला पॉइंट लगा हुआ है, उसे हटा रही है सरकार। बेसिकली देखो, आपके इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो ऑलरेडी, मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं, पर ऐसा बहुत सारा एरिया इंडिया के अंदर है जो हमने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया कि यहाँ पे कोई मिनरल है और कितनी क्वांटिटी में है, उसे कितना निकाला जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन हमने एक्सप्लोर नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो मिनरल वाले एरिया के ऊपर आपके फॉरेस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, और प्रेजेंटली अगर आपको फॉरेस्ट एरिया में ऐसे कोई भी चीजों को करना होता है, आपको बहुत ज्यादा परमिशंस लेनी पड़ती है। तो बहुत सारी कंपनीज आगे आती नहीं है सिर्फ एक्सप्लोरेशन और ये सारी चीजें करने के लिए भी, मतलब माइनिंग शुरू होने से पहले पहले एक्सप्लोर करना जरूरी है। अगर कहीं कुछ मिल जाएगा तो फिर वो आगे बेच पाएंगे। तो कई कंपनीज सिर्फ ये भी बिजनेस करती होती हैं कि वो खुद माइन नहीं चलाती होती, वो सरकार से कोई एरिया लीज आउट ले लेती हैं कि हम इस एरिया पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सरकार उन्हें वो एरिया अलॉट कर देती है, और लेट्स सपोज उस एरिया को एक्सप्लोर करते हुए उन्हें कोई मिनरल मिल गया, तो वो फिर मिनरल उन्हें भी कुछ परसेंटेज हिस्सा मिलता है जब किसी और को माइन अलॉट होगी ना। लेट्स सपोज माइन जो माइन कर रहा होगा 80% उसका हुआ, 10% जिन्होंने एक्सप्लोर किया, और 10% सरकार का। इस तरीके से आपके शेयर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी माइनिंग प्रोफाइलिंग की जाती है। ठीक है, पर इसी चीज पर डिपेंड करेगा कि पहले एक्सप्लोर करने दिया जाए। तो अभी यही चीज है कि आपके रेकोनेंस परमिशंस और आपके प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, ये बेसिकली दोनों आपके एक्सप्लोरेशन स्टेज पे दिए जाते हैं कि कहीं पे आप पहले जनरल सर्वे करना चाहते हो और उसके बाद वहां पे मशीनरी लाके प्रोस्पेक्ट बनाना चाहते हो कि हाँ यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है, वो सब कुछ पहले रेकोनेंस पे पता लगाना कि यहाँ पे मिनरल कौन सा है, फिर उसका प्रोस्पेक्ट कि कितना निकाला जा सकता है, कितनी वैल्यू का होगा, वो सब कुछ। तो इस तरीके से आपकी, हाँ, अब ये इसकी परमिशंस ज्यादा तेज मिल जाए करेंगी क्योंकि इसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की परमिशन नहीं लगेगी। पहले क्या होता था, इसके साथ फॉरेस्ट क्लियरेंस की परमिशन जुड़ती थी, तो जिसके पास वो परमिशन होगी सिर्फ वही आके यहाँ पे ये सब कुछ कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें। कोई भी डाउट? ठीक है, तो इंडिया जैसे बहुत अबंडेंट मिनरल्स हैं पर अभी तक कोई भी टैप नहीं किया गया, और इंडिया को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो हमें ये सारी मिनरल्स खुद प्रोड्यूस करने जरूरी है, क्योंकि एक्सपोर्ट हमने फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं तो पहले ही हमें अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग बेस को बनाना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना है तो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल बाहर से मंगाओगे तो आपकी सप्लाई हमेशा कोई ना कोई देश कम कर सकता है। जैसे चाइना से मंगाओगे, चाइना ने सप्लाई बंद कर दी, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर घाटे में आ गया। तो इस कारण खुद का सप्लाई चेन होनी बहुत जरूरी है, इसी कारण गवर्नमेंट ये सब कुछ प्लान कर रही है। नेक्स्ट, अब देखो आज मतलब लास्ट एक हफ्ता रह गया वैसे भी आपकी पार्लियामेंट का, तो अब थोड़े थोड़े कानून फास्ट पेस होने लगे हैं, कौन सा पास करना है कौन सा नहीं करना है, ये सब कुछ इस स्टेज पे आने लग गए। तो आपकी लोकसभा का ये जो बिल है, वो लोकसभा के अंदर ये बिल आया है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर। ये कुछ टाइम पहले भी हमारे करंट अफेयर में था, तो ये काफी अब 2 बार रिपीट हो गया पिछले 2 महीनों में। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आपके 2001 में बनाया गया था इंडिया के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन प्रमोट करने के लिए। देखो इसी के अंडर जो आपकी BEE रेटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बनाए गए थे, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो सब कुछ भी क्रिएट किया गया। वो इसी कारण कि आपके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स लेआउट किए जा सके, कितना कौन सा एनर्जी एफिशिएंट है, इस चीजों की तरफ हम काम कर सकें। ठीक है, तो इसके अलावा इसी एक्ट के चलते हुए हमने नेशनल प्रोग्राम फॉर LED बेस्ड होम एंड स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम भी शुरू किया, जहां पे कोई भी पर्सन अगर LED लाइट खरीदना चाहता है, एक तो वो बिजली बोर्ड के ऑफिस जाके खरीद सकता है, उसे सब्सिडाइज रेट पे बिजली LED बल्ब मिल जाएंगे। ठीक है, ताकि वो अपने घर के कन्वेंशनल बल्ब चेंज करके LED बल्ब यूज करें। देखो LED बल्ब क्लाइमेट के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि उनसे कोई भी जैसे आपकी फ्लोरोसेंस और ये सारी गैसेस नहीं निकलती, फ्लोराइड और ये सारी जो आपके CFL से निकलती थी। एक तो वो बेनिफिट है, दूसरा एनर्जी कम कंज्यूम करते हैं, और तीसरी चीज ब्राइटनेस ज्यादा होती है LED की।
इस कारण ये तीनों चीजों का बेनिफिट मिलेगा कि बिजली का बिल कम आएगा, ब्राइटनेस ज्यादा होगी और क्लाइमेट चेंज के लिए भी काम कर सकेंगे। तो सरकार, अगर आपने देखा होगा, स्ट्रीट लाइट सारी चेंज होती जा रही हैं, पुरानी लाइट्स रिमूव करके अब थोड़ी सी पतली सी लाइट्स लग रही हैं, वो एलईडी लाइट्स हैं। ठीक है, तो इस कारण वाइट भी हो गई हैं स्ट्रीट लाइट्स, इसी कारण क्योंकि आपके ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाता है, सारे इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आपके इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम भी इसी के थ्रू शुरू हुआ, 2006 से ये प्रोग्राम चल रहा है, जहां पे जो आपके एसी, ट्यूबलाइट, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, आपके इंडक्शन मोटर्स, फिर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, गीजर, मतलब जितने भी ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, 12 कैटेगरीज बना दी गई हैं, पर इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाता है जो हम घरों में यूज करते हैं। इन सब के ऊपर 5 स्टार रेटिंग्स दी जाती हैं। तो वो स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग है कि वो कितनी बिजली कंज्यूम करेंगे, वो भी यूनिट भी लिखा होता है, पर आर कितने यूनिट कंज्यूम करते हैं, कितने एनर्जी एफिशिएंट हैं, वो सारी लेबलिंग इन सब के ऊपर लगानी बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? अब लेटेस्ट अब क्या कानून चेंज करने वाले हैं उसके ऊपर बात करें। सो बेसिकली जैसे आपको पता है, हम कुछ टाइम से पढ़ रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन गवर्नमेंट बनाना चाहती है। ग्रीन हाइड्रोजन होता है जब आपकी हाइड्रोजन गैस क्रिएट की जाती है रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके। हम इससे आने वाले टाइम पे गाड़ियां, इंजन सब कुछ चलाना चाहते हैं, टर्बाइंस चलाना चाहते हैं, इस कारण इस टेक्नोलॉजी को सरकार प्रमोट कर रही है। वैसे ग्रीन अमोनिया, केमिकली प्रोड्यूस अमोनिया नहीं, ग्रीन अमोनिया का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट में अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, तो ये पोल्यूशन का फैक्टर नहीं बनेगा। ऐसी चीजों को सरकार प्रोड्यूस करना चाहती है और प्रमोट करना चाहती है कि इनका यूजेज बायोमास, इथेनॉल और ये सारी एनर्जीज के लिए आपका मैंडेटरी हो जाएगा। तो जो इंडस्ट्रीज आपकी अमोनिया यूज करती हैं या हाइड्रोजन यूज करती हैं, उनके लिए जितनी भी उन्हें कोई भी ग्रीन अमोनिया या ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई आएगी, उन्हें वो सारी कंज्यूम करनी जरूरी हो जाएगी। मतलब वो बाकी खरीदें चाहे ना खरीदें, वो जरूरी नहीं, अपनी रिक्वायरमेंट के लेवल तक। ऐसे नहीं ऑब्वियसली फालतू खरीदते रहेंगे, अपने रिक्वायरमेंट के लेवल तक उन्हें मैंडेटरी ये खरीदनी ही पड़ेगी, इसे इग्नोर वो नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से ये सारी की सारी चीज। कोई भी डाउट? ठीक है, फोर्थ करंट अफेयर, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। देखो, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, इंडिया के अंदर ना क्रॉप को मिनिमम प्राइस देने के लिए ना 2 सिस्टम बने हुए हैं। एक तो जिसे हम एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी मिलती है अराउंड 24 क्रॉप्स के लिए। ठीक है, जहां पे सरकार उगाने के सीजन से पहले ही बता देती है कि मिनिमम सरकार हर क्रॉप के लिए इतना पे करेगी। ठीक है, ताकि किसान को श्योरिटी रहे कि इतना तो सरकार पे कर ही रही है अगर वो उस क्रॉप को उगाएंगे। उसके अलावा आपकी जो शुगर केन है उसके लिए मिलती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP। ठीक है, ये 24 के अंदर हम शुगर केन को भी काउंट कर लेते हैं। एमएसपी अपने आप में 23 पे मिलती है, 24th शुगर केन ही है। शुगर केन के लिए वर्ड अलग यूज किया जाता है, इसका एक खास कारण है। देखो, शुगर केन इकलौती ऐसी क्रॉप है जिसके लिए आपके सरकार खरीदने के लिए ना, इसके लिए एक्ट एग्जिस्ट करता है, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 एक ऑर्डर बना था जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंडर में है। तो इसके लिए मिनिमम प्राइस देना पड़ेगा, ये आपका कानून है, लॉ है, जिसके बहुत सारे आपके जो किसान है वो डिमांड कर रहे हैं कि जो एमएसपी है, एमएसपी के लिए भी कानून बनाया जाए ताकि श्योरिटी रहे कि सरकार हमेशा ये देती रहेगी। ये 23 क्रॉप्स के लिए कोई कानून नहीं एग्जिस्ट करता, ये सिर्फ एक सरकार की अपनी पॉलिसी है। पॉलिसी एक ऐसी चीज होती है कि जिस साल प्रेसिडेंट ने साइन किया उस साल तो मिल रही है, जिस साल प्रेसिडेंट ने साइन करने से मना कर दिया, ये आपकी एमएसपी भी मिलनी बंद हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी चीज काम करती है। क्लियर है? कोई भी डाउट? ठीक है, अब इसके अलावा ये जो आपकी इवन जो आपकी एमएसपी है या फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस हैं, इन दोनों को फाइनल अनाउंस करती है
आपकी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। वो अनाउंस करते हैं रिकमेंडेशन पे कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के उस पे। अब ये पॉइंट मैं समझाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक है कमीशन, कमीशन बनती है एक, ये कमीशन ही एमएसपी भी देती है, एमएसपी भी कितनी होनी चाहिए वो भी रिकमेंड करती है, और फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइजेस कितने होने चाहिए शुगर केन के लिए वो भी अनाउंस करती है, मतलब रेकमेंड करती है। रेकमेंड वर्ड का मतलब होता है सलाह देती है, ये बाइंडिंग नहीं होता। फाइनल डिसीजन सरकार के हाथ में है, सरकार सेम टू सेम प्राइजेस मान ले जो इन्होंने बोला है, सरकार बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी दे, सरकार कम करना चाहे कम भी कर दे। फाइनली अनाउंस करती है आपके जो मिनिस्टर्स है ना, उस लेवल पे अनाउंस होती है एमएसपी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। इस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के हेड होते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो अनाउंस करते हैं कि क्या एमएसपी या एफआरपी मिलेगी आपके इंडिया के अंदर किसानों को। अब ये देने से पहले आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कितना रिटर्न आ रहा है किसी और क्रॉप के ऊपर, फिर कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर है इंडिया के अंदर, ऐसी सारी चीजों को कंसिडर किया जाता है। और लास्टली आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि आपके शुगर किन क्रॉप किन टेम्परेचर्स, रेनफॉल, सॉइल, इन सारी चीजों में उगती है। तो उसके लिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिख दी है, इस चीज को आप याद कर लेना। इंडिया के अंदर टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, ये सारे हैं। ठीक है। इंडिया ओवरऑल सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, ब्राजील सबसे बड़ा शुगर केन का प्रोड्यूसर है। क्लियर है ये सारी चीजें। अगला करंट अफेयर है रामसर साइट्स के बारे में। पहले मैं आपको रामसर साइट्स के बारे में बताता हूँ। देखो, रामसर एक कन्वेंशन हुई थी। ये जो आपकी इन्वायरमेंट की कन्वेंशन होती है ना, ये हमेशा किसी ना किसी शहर के नाम से होती है। रामसर, रामसर आपके ईरान के अंदर, ईरान में शहर है रामसर। यहाँ पे 1971 में सारे देश इकट्ठे हुए और उन्होंने मिलकर दुनिया की वेटलैंड्स बचाने की बात की। तो इसे द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे भी बोला जाता है। अब बेसिकली ये वेटलैंड्स होते क्या हैं और इनका पर्पस क्या है। देखो, वेटलैंड्स अपने आप में जो चीज है, वेटलैंड्स का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां पे आपका लैंड और वाटर दोनों, तो यहाँ पे आपके 6 मीटर्स तक ऐसा कोई लैंड एरिया जहां आपके 6 मीटर तक अगर आपका पानी इकट्ठा हुआ है, 6 मीटर, 6 मीटर तक, हाँ 6 मीटर तक आपका पानी इकट्ठा हुआ है, तो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि आपके कई आसपास ऐसे कुछ ग्रासेस या पेड़ भी उगाते हैं जो पानी के अंदर जिनकी रूट्स होती हैं पर वो बाहर निकले होते हैं। ठीक है। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो लैंड से यहाँ पानी के अंदर आ जाते हैं और फिर वापस लैंड के ऊपर चले जाते हैं। तो ये ऐसे एरियाज बन जाते हैं जहां पे आपकी इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होती है। यहाँ पे बहुत वैरायटी के जानवर पाए जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, जब इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वैरायटी पाई जाएगी, ये एरियाज उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि अगर आपने इस एरिया को बचा लिया तो आपके, क्योंकि देखो बायोडाइवर्सिटी कैसे हाई होगी, क्योंकि लैंड के जानवर भी यहाँ पे आ सकते हैं, पानी के अंदर भी फिशेज रह रही होंगी तो वो भी इस एरिया तक वॉन्डर कर सकती हैं। इसलिए अगर तुमने इस एरिया को बचा लिया, तुमने ये सारे जानवरों का एरिया बचा लिया। ऐसे एरिया को इन्वायरमेंट में कहते हैं इकोटोन के एरिया, जहां पे आपके टू इकोसिस्टम्स मीट, क्योंकि एक साइड से लैंड वाला इकोसिस्टम मीट कर रहा है, दूसरी साइड से वाटर वाला इकोसिस्टम मीट कर रहा है, जहां पे दोनों मिल गए, दोनों की सर्वाइवल यहाँ पे पॉसिबल है। इस कारण इन एरियाज को हम कहते हैं इकोटोन। यहाँ पे हमेशा बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट होती है, ना पानी में उतनी ज्यादा होगी ना लैंड पे, इन दोनों के कॉमन एरिया में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। क्योंकि दोनों साइड से प्लांट और एनिमल्स दोनों साइड के उग पाते हैं वहां पे। क्लियर है। तो इस तरीके से नेक्स्ट आपके तो ये रामसर कन्वेंशन यही है। तो बेसिकली रामसर कन्वेंशन में होता क्या है कि कोई भी कंट्री जिसे महसूस होता है कि मेरे यहाँ पे इस लेक या इस वाटर बॉडी या इस वेटलैंड के अंदर, वेटलैंड आपका कई बार रेजर्वायर होता है, कोई सेंचुरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जहां पे पानी इकट्ठा हुआ है टेम्पररी या परमानेंट तौर पे,
तो ऐसा कोई भी एरिया उसे गवर्नमेंट, जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद नॉमिनेट करेगी कि हमारी ये लेक या कोई भी चीज है, जो भी वाटर बॉडी है, उसे आप रामसर लिस्ट में जोड़ लो। इसका मतलब क्या होता है, फायदा क्या है? फायदा कोई नहीं है इसका। इसका मतलब है कि हम मान रहे हैं कि ये सारी जगहों पे ना आपके एक्चुअली पोल्यूशन हो चुका है। हम क्या करना चाहते हैं, हम दुनिया के आगे एक तरह से डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि हम काम करेंगे इन सबको प्रिजर्व करने के लिए। देखो, जब तक कोई नहीं देख रहा तब तक हमारे ऊपर प्रेशर भी कम होता है कि क्या फर्क पड़ता है, चलने दो। पर जब इंडिया की गवर्नमेंट अगर सीरियस है इन्हें बचाने के लिए, दुनिया भर में डिक्लेयर कर दिया कि हमारी ये साइट है और हम इसे साफ करेंगे। अब अगर कल साफ नहीं किया तो बदनामी भी होगी, पर अगर साफ कर दिया तो दुनिया के आगे प्रेज भी मिलेगी। तो रामसर साइट में कोई भी ऐसी साइट जहां पे आपके पोल्यूशन हो रहा होता है, वो सारी साइट्स को यहाँ पे मार्क कर दिया जाता है कि हम इनके ऊपर अब काम करना चाहते हैं। तो इंडिया के अंदर अब टोटल 64 साइट्स लिस्टेड है, ठीक है, जो आपके अराउंड 12 लाख हेक्टेयर का कंट्री का एरिया कवर करते हैं। ठीक है, अब रिसेंटली आपके 10 और साइट्स जोड़ी गई हैं। ये 10 जो लेटेस्ट जोड़ी गई हैं उनकी लिस्ट है। ये आपको डायरेक्टली अपने आप में क्वेश्चन आ सकती है, जैसे कि नंदा लेक कौन सी स्टेट में पड़ती है, ये मैच द फॉलोइंग के अपने आप में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, विलोदे बर्ड सेंचुरी कौन सी स्टेट में पड़ती है, सिरपुर वेटलैंड कौन से में पड़ता है, रंगाथिथु बर्ड, ये बर्ड सेंचुरी है, BS शॉर्ट में लिखा हुआ है, कर्नाटका में पड़ती है, ये सब कुछ। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ मन्नार मार्क कर दिया गया। ठीक है, गगन जी आपका माइक ऑन हुआ, कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि गल्फ ऑफ मन्नार एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आपके मार्क हुआ है। ये बेसिकली श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो वाटर बॉडी है ना, वहां पे गल्फ ऑफ मन्नार भी पड़ता है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज जैसे कि डुगोंग, जो यहाँ तो अ, हमारे यहाँ पे मतलब यहाँ तो अंडमान एंड निकोबार साइड पाया जाता है, या यहाँ पे पाया जाता है ड्यूगोंग। ये एक मेरीन मैमल है जिसे बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसकी आबादी खत्म होती जा रही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कैल्शियम आयन बैटरीज के बारे में। अब कैल्शियम आयन बैटरीज क्या हैं? बेसिकली देखो, आपके अभी हम जो फोन में, आपके क्या मेरे फोन में वही होगी, लिथियम आयन बैटरीज यूज करते हैं। ठीक है, लिखा होता है ना LiIO। ठीक है, ये जो है लिथियम आयन बैटरीज, ये बेसिकली इनके अंदर मेन कंपाउंड जो आपके सारी बिजली स्टोर करने का और बाद में यूज करते हो ऑब्वियसली प्रोड्यूस करने का जो काम करता है, उसके लिए मेन अंदर जो एलिमेंट है वो है लिथियम। अब लिथियम की प्रॉब्लम क्या है? लिथियम ना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली चीज है। क्यों कॉस्टली है? क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड है हमारे पूरे प्लानेट के ऊपर। ठीक है, ये बहुत ही कम कंट्रीज इसे प्रोड्यूस करती हैं, बहुत ही कम कंट्रीज में ये पाया जाता है। इस कारण ये महंगी चीज है। अगर ये महंगा होगा तो हम जो आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, और ज्यादा हमारे लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बढ़ते जा रहे हैं, ये सारी चीजों के लिए अल्टीमेटली जरूरत पड़ेगी कि हम कोई सस्ता रास्ता ढूंढे बैटरीज बनाने का। तो अभी साइंटिस्ट ने आपके एक और टेक्निक एक्सपेरिमेंट करके देखी और वो काफी ज्यादा कामयाब हुई। वो थी कैल्शियम आयन बैटरीज। कैल्शियम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कोई कमी नहीं है। ठीक है, बहुत ही सस्ते में बन जाएगा, बहुत ही अबंडेंट है, सेफ है, सस्टेनेबल है। क्योंकि लिथियम की माइनिंग करने में ही बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, कैल्शियम में ऐसा नहीं होता, और कैल्शियम की कोई कमी नहीं है, आराम से अर्थ के ऊपर मिलता है। तो अगर ये बैटरीज कामयाब हो जाती हैं, आपकी बैटरी सस्ती हो जाएंगी। अगर बैटरी सस्ती हो जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते हो जाएंगे, और आपकी इवन जो बिजली है वो भी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि फिर रिन्यूएबल एनर्जी से हम बिजली स्टोर कर सकेंगे, वो सब कुछ कर सकेंगे। तो ये फ्यूचर है जो पॉसिबल है। क्लियर है? नेक्स्ट है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। देखो, अमेरिका ने ना एक नई पार्टनरशिप बनाई और इंडिया की गवर्नमेंट थोड़ी सी नाराज है कि इंडिया को इसमें इंक्लूड नहीं किया।
अमेरिका ने एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाई है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया मतलब आपका, स्वीडन, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, ये सब क्या करना चाहते हैं, ये एक साथ ऑर्गेनाइज करके ये क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई इंश्योर करना चाहते हैं। ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी आज के टाइम में आपकी चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बनाने हैं, सैटेलाइट्स बनाने हैं, उनके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स बनते हैं ना, जो चिप बनती हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो चिप सेट बनते हैं, मदरबोर्ड बनता है, उनके अंदर एक्चुअली जो मेन एलिमेंट्स चलते हैं ना, उन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनकी सप्लाई कुछ लिमिटेड देश कंट्रोल कर रहे हैं, और इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर है एक कैटेगरी जिन्हें कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स या मिनरल्स कह लो, जैसे भी। रेयर अर्थ मेटल्स ऐसे मेटल्स हैं जो अर्थ के ऊपर ही बहुत कम है, और उनकी सप्लाई, और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को चाहिए चाहिए, और इनकी सप्लाई की भी शॉर्टेज पड़ी हुई है। इसका मेन कारण ये है, जैसे कि अगर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक बताऊं, ठीक है, चाइना डोमिनेट करता है ये सारी चीजों को। चाइना आपके मेजर प्रोड्यूसर्स में भी आता है, प्रोसेसिंग में भी आता है, और आगे बात की जाए जो आपकी हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनकी 70% दुनिया की सप्लाई ना सिर्फ चाइना के पास है। 70%, यानी कि एक कंट्री अगर 70% सप्लाई संभाल रही है, उस कंट्री के साथ किसी की भी नहीं बनेगी ना, वो उसकी सप्लाई काट देगा। अमेरिका को भी यही चीज दिख रही है कि अमेरिका और उसके रिलेशन खराब होते जा रहे हैं। उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए कि अमेरिका की अपनी इंडस्ट्री खराब ना हो जाए, अमेरिका ये अलायंस बनाना चाहता है जहां पे वो अपने सप्लाई इंश्योर कर सके। ये अपने आप में अलायंस इस चीज की नहीं है कि हम प्रोडक्शन कैसे करें, ये इस चीज की है कि सप्लाई चेन बनी रहनी चाहिए, चाहे वो रिसाइकलिंग करके हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीजें। इंडिया भी इसका हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा रहे हैं, और ऐसी अलायंस का हिस्सा बन के हम भी एडवांटेज ले पाएंगे। अगर ये कोई भी फैसला लेते हैं दुनिया में अपनी सप्लाई इंश्योर करने का, हमें वो अपने आप ही वो फैसला इफेक्ट करेगा। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।